अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की मास्टर क्लास है। और ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या है, सीबीटी जिसे कहते हैं। असल में इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर हम समझें कि आखिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है और इसका कोर्स हमारे लिए कितना मुफीद होगा और क्यों होगा। तो इस पर गौर करने से समझ में आता है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मतलब ये है कि वो थेरेपी जो हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं उन मसाइल को समझना और नफ्सियाती तौर पर थेरेपी के ज़रिए से उसको बेहतर करना। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल की एक छोटी सी आसान से अल्फाज में तारीफ़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हम अपने अतराफ़ में बहुत सारे ऐसे मसाइल देख रहे हैं जिसको देखने का नज़रिया हमारे समाज ने हमें सिखाया है। किसी ने आपको ताना मारा, आपको टॉन्टिंग की है, या फिर बच्चा जो है उसके बिहेवियर तब्दील क्यों हो रहा है। तो तब्दील बच्चे का बिहेवियर है, बड़े का बिहेवियर है, शोहर है, घर में रिलेटेड है लोग हैं, या आपके पास एज ए काउंसलर कोई आपके पास कोई बात करने के लिए आता है। तो वो सारी चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान साइकोलॉजी की मालूमात लेता है, पर्सनालिटी के बारे में जानकारी लेता है इंसानों की, उसके साथ साथ इंसानों के रवैये पे गौर करने लगता है, तो फिर वो इंसानों को समझता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी दरअसल ये न्यूरॉन साइकोलॉजी मतलब कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से जुड़ी हुई है, इसका एक पार्ट है और ये बहुत मशहूर है। 1950s में ऐसा होता था, उससे भी पहले 1940s में ये वॉलनट ने एक तजुर्बा करके कहा था कि इंसानी नफ्सियात का इल्म दरअसल रूह का इल्म है। और वॉलनट इस पर कहा करते थे कि ये रूह का इल्म है, रूह को मानने का इल्म है। लेकिन हुआ ये कि रफ्ता रफ्ता उस इल्म को कहा गया कि नहीं, ये इंसानी नफ्सियात रूह का इल्म नहीं है, बल्कि 50s में उसे सिर्फ़ और सिर्फ रवैया कहते थे। बल्कि ये जो साइकोलॉजिस्ट जिसकी हम थेरी पढ़ रहे हैं, ये एरोन बैक, ये भी दरअसल पहले ये करते थे कि ये जो सीबी उनका सिर्फ सीटी था, यानी कि कॉग्निटिव थेरेपी, दिमाग को किसी थेरेपी की ज़रूरत पेश आती है तो ये उसी पर काम करते थे। फिर 50s में बिहेवियर पे मतलब ये किया गया, रिसर्च की गई, और एरोन बैक जो है इन्होंने गौर किया कि इंसानी रवैये तब्दील होते हैं उसके ब्रेन से। सबसे पहले कोई वाक़या होता है, रूनुमा होता है, उसकी आँखों से वो देखता है, या कान से वो सुनता है, या चेहरे को देखता है, या कान से सुनता है, या महसूस करता है। तो वो सारी चीज़ें सबसे पहले उसको दिमाग से सिग्नल मिलता है जज्बात की तरफ, और जज्बात बदल जाते हैं। फिर जैसे ही जज्बात की तरफ सिग्नल मिलता है तो फ़ौरन जज्बात में आने के बाद इंसान क्या करता है, अपने जज्बात के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को रिकॉल करता है और अपना थॉट बनाता है। जो भी उसके जज्बाती तौर पर जो भी उसके अंदर जाता है वो थॉट बनाता है। फिर इमोशंस रेगुलेट होते हैं और फिर बिहेवियर में तब्दीली आ जाती है। 2 मिनट में कोई इंसान, आप चाहते थे कि उससे मुलाकात करें, लेकिन जैसे ही आप मिलने के बाद दोनों का जो बिहेवियर है आपस में, पहली मुलाकात का बिहेवियर, उसका एक परसेप्शन होता है, बना लेता है वो परसेप्शन दिमाग में। और इसी वजह से ये परसेप्शन जब वो बनाता है तो मुलाकात करते ही उसका जो नज़रिया क्या था और क्या हो गया, क्या चेंज हुआ, ये उसके चेहरे पर आ जाता है और ये इंसान रवैये से महसूस कर लेता है। इसी तरह से छोटी से छोटी बात भी, यानी एक बच्चा सर डाउन हेड डाउन करके बैठा है, मार्क्स अचानक उसने कम लिया, या फिर वो परेशानी की आलम में चल रहा है, चहलकदमी कर रहा है, या वो लंबी लंबी सांस लेकर ऐसी फंसी फंसी सी आवाज़ निकाल रहा है, या किसी का दिल टूट गया किसी बात पर, ये सारी चीज़ें आप रवैये, चेहरे, इसके बाद का हम जो है फेशियल एक्सप्रेशन कोर्स देखेंगे। तो इस तरह रफ्ता रफ्ता आप जो है आहिस्ता आहिस्ता सीबीटी में आपको ये मतलब बहुत मुआविन होगा कि कैसे रवैये को रीड किया जाता है। सीबीटी खुद इसी के मॉड्यूल में है कि आप फेशियल एक्सप्रेशन भी पढ़ेंगे कि कैसे एक्सप्रेशन आपको क्या देते हैं और कैसे उसको समझाया जाता है। तो सीबीटी जो है ये कॉग्निशन से रिलेटेड है। जो भी आपके पैटर्न्स बनते हैं, आगे हम पिक्चराइज और वीडियो फॉर्म में देखेंगे पैटर्न्स किस तरह बनते हैं, पाथवे कैसा क्रिएट होता है किसी भी बात का, और रिहैब करने के लिए जब कोई आता है तो हमें उसके फेस को कैसे पढ़ना होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें समझेंगे। ये मतलब इतनी अहम क्यों है, किन किन चीज़ों को हम रिहैब कर सकते हैं और कितने परसेंट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। डिप्रेशन को हम सबसे पहले, डिप्रेशन हमने क्यों कहा, डिप्रेशन को आप 60% रिहैब कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि एक ग्रेजुअली किस तरह का एक वो बनता है। सबसे पहले स्ट्रेस आता है छोटी सी बात का,
स्ट्रेस जो आता है वो दबाव होता है कि बच्चे स्कूल से आएंगे, मुझे काम ख़त्म करना है ना, या फिर मेरे हस्बैंड पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, इंटरव्यू में मुझसे क्या सवाल पूछा जाएगा, घर में ये वाली बात अगर नंदों को देवरानी को पता चल गई तो कैसे होगा, या किसी दोस्त ने इस बात को अगर गलत समझ लिया तो फिर कैसे होगा, क्या मैं जो गिफ्ट दे रही हूँ इसको देखकर सामने वाले का परसेप्शन क्या बनेगा। इस तरह का जो भी स्ट्रेस है, ये छोटा छोटा स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत छोटा होता है, स्ट्रेस सभी पर आता है, दबाव जिसे हम कहते हैं वो सभी पर आता है, कॉमन है। लेकिन बाज़ लोगों को स्ट्रेस फ्रिक्वेंटली लेने की आदत पड़ जाती है, तो वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। दबाव अगर माजी का हो, माजी में मतलब क्या हुआ था, जो माजी में ऐसा हुआ था, तो वो असल में वह स्ट्रेस डेवलप होता है एनजाइटी में, और आने वाली मतलब फ्यूचर में, सॉरी वो होता है मतलब उसमें दबाव में स्ट्रेस क्रिएट होता है। माजी में क्या हुआ था उसका स्ट्रेस, पिछले वक्त मेरी सास ने इसी वाले खाने पर ये टाउंट किया था, या फिर इस तरह से जो भी इंसान सोचता है वो माजी का होता है, उससे स्ट्रेस आता है। और एनजाइटी फ्यूचरिस्टिक होती है, मतलब फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, बच्चे आ जाएंगे, खाना बनाना है, हाथ आप मल रहे हैं, वो एनजाइटी। अगर ये दोनों स्ट्रेस और एनजाइटी को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने की आदत हो जाए, बार बार आने लगे, फ्रिक्वेंटली आने लगे, तो जैसे ही बलून है, बार बार एक बार फुलाया आपने, उसके बाद बार बार फूलने के बाद जैसी उसकी हालत होती है वैसे ही आपकी हालत होती है, और मुस्तकिल आपके पैटर्न्स ब्रेन में बन जाते हैं, और वो पैटर्न्स पाथवे क्रिएट कर लेता है हर किस्म के स्ट्रेस दबाव का, हर किस्म की एनजाइटी का, और रफ्ता रफ्ता ये एनजाइटी और दबाव आपको डिप्रेशन पर डाल देता है। डिप्रेशन पर डालने के बाद क्या होता है, कार्टिसोल का लेवल ग्रेजुअली बढ़ने लगता है। पहले कार्टिसोल का जो लेवल था वो लेवल आपका एक मिनिमम लेवल था स्टार्टिंग में, जब आपके बॉडी मसल्स मतलब ब्रेन मसल्स की बात कर रही हूँ, ब्रेन मसल्स आपके थोड़े से टॉलरेट करते थे। लेकिन जैसे इधर 30 प्लस हुआ, 30 प्लस होते ही आपके जो बॉडी के ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो थोड़े से कोलैप्स होने शुरू होते हैं। जब वो कोलैप्स होते हैं तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस भी डिप्रेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो स्ट्रेस और कार्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू होता है। जब कार्टिसोल लेवल बढ़ता है तो डिप्रेशन में जैसे जैसे वो कन्वर्ट होने लगता है तो फिर आप पर पैनिक अटैक या दौरे पड़ने लगते हैं, या चिढ़ जाते हैं, झुंझलाते हैं, चिढ़ते हैं, डांटते हैं, और आपका दिमाग डांटना, चिढ़ना, झुंझलाना, चीखना, चिल्लाना, नेगेटिव सोचना, ये पूरी चीज़ों का एक पाथवे बना लेता है ब्रेन में। और फिर आप सोचते हैं कि मैं ऐसी नहीं थी, हालात ने मुझे ऐसे बना दिया। और यही वजह है कि आपका क्लाइंट भी जब आपको स्टोरी सुना रहा होता है तो रफ्ता रफ्ता आप जो भी नॉलेज हासिल कर रहे हैं साइकोलॉजी की, वो सारी चीज़ें एक जगह मिलकर आपको उसकी पर्सनालिटी को रीड आउट करवाएगी। जब कार्टिसोल लेवल बढ़ता है तो ओसीडी का शिकार हो जाते हैं। ओसीडी क्या होती है, मतलब आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किसी भी किस्म का एक ऐसा, मतलब आपको पैनिक होकर आप क्या करते हैं, ख़ुद को बहलाने की कोशिश करते हैं, कभी नमाजें ज़्यादा, कभी हाथ बार बार धो रहे हैं, ये रिलीजियस ओसीडी है। बाज़ लोगों को इतना ऑब्सेसिव वो होता है, ऑब्सेस्ड होती हैं हस्बैंड के लिए, वो कहाँ गए थे, अब कहाँ होंगे, क्या किसको मैसेज किया था, मुस्कुराए क्यों थे, खुशबू क्यों लगाए, कपड़े क्यों पहने। बच्चों के लिए बाज़ लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, अल्लाह मेरे बच्चे, अल्लाह गिर जाएंगे, अल्लाह ये हो जाएगा, अब उनको ये करना है, मुझे ऐसा करना है, कहीं पीछे ना रह जाए, क्लास में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये अगर शॉपिंग के लिए हो तो ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ख़रीद लो, एकदम एनजाइटी को आप सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, सब ले लो, ये भी आ जाए, वो घर मैसी हो जाता है, फुल भर जाता है। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पीटीएसडी, इसको भी आप कितने परसेंट कर सकते हैं रिहैब, मतलब सीबीटी के ज़रिए से कितने सारा इलाज है ये साइकोसिस प्रॉब्लम्स का, जिसको एक काउंसलर या एक मतलब काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दोनों भी इसको इस्तेमाल करके ओसीडी के बंदे को भी ब्रेन ट्रेन कर सकते हैं, और उसके ब्रेन न्यूरॉन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और ओसीडी पहले आइडेंटिफिकेशन होती है प्रॉब्लम की, वो सब बाद में मॉड्यूल्स में आपको आएगी कि कौन सी चीज़ क्या इंडिकेट करेगी, और वो जो इंडिकेट कर रही है उसको आप कैसे वर्ड से रिहैब करेंगे। अगर कोई इंसान इसको प्रोफेशनली, जैसे कुछ लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं कि वो ख़ुद को सेटिस्फाई सीबीटी करें, लेकिन सीबीटी बहुत बड़ा प्रोग्राम है,
और बहुत अभी दुनिया के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट ब्रेन के एक्टिवेशन के लिए सीबीटी को ही आयरन बैग का जो आयरन ए बैग का जो प्रोग्राम है, इसको पूरी दुनिया सीबीटी को इस्तेमाल करती है। इसमें एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम हैं रिहैब करने के, बहुत सारे थेरेपीज़ हैं, टाइमलाइन थेरेपीज़, अलग अलग थेरेपीज़ हैं। ये तुमने कहा रखने भी गिरा बोला तो नहीं तेज मेरा सर ही फुटता। तो ये जो ओसीडी है, ओसीडी को मतलब आप जब समझ लें उसको रिहैब कर सकते हैं। एक और बात, पीटीएसडी, ओसीडी, इसमें बाज़ वक्त ऐसे होता है कि पेशेंट शिज़ोफ्रेनिया में या फिर ओसीडी में, पीसीओडी में, पीसीएसडी में पेशेंट ऐसे होता है कि टैबलेट खा रहा होता है डॉक्टर की, उसके बावजूद जब वो टैबलेट खा रहा होता है तो उसके ब्रेन को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करने के लिए भी साइकोलॉजिस्ट बात करता है, उससे काउंसलिंग करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि टैबलेट खाने के बाद काउंसलिंग नहीं करवाई जाती, बल्कि टैबलेट खाने के बाद उसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल को बूस्ट किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता काउंसलर उसको मतलब काउंसलिंग के ज़रिए से उसको रिहैब करता है और आहिस्ता जो 3 साल टैबलेट चलने वाली है उसका पावर कम होने लगता है। जैसे मिसाल के तौर पर वो डॉक्टर से बताता है कि मैं टैबलेट खा रहा हूँ ओसीडी के, और अब मेरा शॉपिंग रेशो कम हो गया है, अब मैं अंडरस्टैंड करने लगा हूँ, सोचने लगा हूँ। तो ये कौन सिखाता है? काउंसलर सिखाता है उसको कि अब सोचो, रुक जाओ, रुक कर आंखें बंद करो और सोचो कि ये चीज़ की ज़रूरत है क्या, और यहाँ से इस तरह से मूव आउट हो जाओ, फिर दिल चाहेगा जाओ। उसको पूरी चीज़ें समझाता है, बाकायदा पूरी काउंसलिंग करता है। जब वो सीबीटी के ज़रिए से काउंसलिंग करता है तो डॉक्टर उससे पूछता है कि अब आपको 2 टैबलेट लेने की, तो वो कहता है नहीं, अब मैंने स्किप करके देखा, 1 टैबलेट में ले रहा हूँ, इसका पावर कम किया, तब भी मुझ पर ये अटैक नहीं आ रहा है। तो वो फिर उसका पावर करके कहता है 2 टाइम लीजिए, लेकिन जो आपको हम लोग जो दे रहे थे 5 हम लोग 25 mg दे रहे थे, अब आप 20 mg लेकर देखें। ग्रेजुअली पावर कम करते हैं, फिर काउंसलिंग आप करते हैं। ये वाला पूरा काउंसलिंग भी सीबीटी से ही रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं कि मेडिकेशन दे रहे हैं तो काउंसलिंग नहीं होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि मेडिकेशन देने वाले उतना पेशेंटली काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं जितना आपका पर्सनल काउंसलर, अगर आप साइकाट्रिस्ट नहीं भी हैं तो काउंसलर की हैसियत से जो है उसको रिहैब कर सकते हैं। ये तो पेशेंट की बात हुई। डे बाय डे आपके बच्चे भी आपके सामने ऐसे नज़र आते हैं, हाथ धोकर आ गए, फिर बाद में हाथ धोकर आ गए, नहीं मम्मा कुछ लग गया, फिर हाथ धोकर आ गए। आप आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि कुछ सिम्टम्स पनप रहे हैं इनके अंदर कुछ सिम्टम्स ओसीडी के आ रहे हैं, या फिर बच्चे को टीचर ने बुरा तरह से डांट दिया या चिल्ला दिया किसी ने। देखो, चीख एक ही होती है, लेकिन वो चीख आपके बच्चे को पीटीएसडी पर डाल सकती है, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर। पोस्ट कहते हैं माजी को, स्ट्रेस कहते हैं पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर, पीटीएसडी। पोस्ट ट्रॉमिक, ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब सदमा, और पोस्ट मतलब माजी का सदमा जो स्ट्रेस क्रिएट करता है और आपके ब्रेन को डिसऑर्डर में ले आता है। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपको बचपन में बाप मारते हैं, अम्मी अब्बू मारते हैं, दोनों में से कोई एक, और आप खौफ से कांपने लगते हैं, थरथराते हैं, अब उसके बाद उन्होंने मारना बंद कर दिया, पेरेंटिंग सीख लिया, तो अब बच्चे वो पोस्ट स्ट्रेस में चले जाएंगे कि माँ चीखेगी जल्दी उठाओ, तो फ़ौरन वो हाँ हाँ करके जी 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 करते हैं इस तरह आएंगे। तो आप समझ रहे हैं ये इतना सा रहेगा? नहीं, इतना सा नहीं रहेगा। ये जब शोहर ज़ोर से बोलते ही उसका ब्रेन बिल्कुल एकदम सिग्नल देगा, ब्लैंक सिग्नल, कि कुछ भी याद नहीं आएगा, लग रहेगा कान में साए 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 हो रहा है। डैट इज़ कॉल्ड पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में पीटीएसडी इस तरह का मर्ज़ है कि आपको अच्छा नौजवान दिखाई देता है, आराम से बेहतरीन जॉब है, सब है, लेकिन जब बीवी के साथ वो सफ़र होती है बीवी, तब पता चलता है कि इसके पोस्ट स्ट्रेस में कोई मसला है। इसीलिए अगर वो सीबीटी जानती हो तो फिर वो उस पर बात कर सकती है कि ये अटैक क्यों आ रहे हैं, क्या माजी में ऐसे हुआ था। फिर थेरेपीज़ इसमें आप जो सीखेंगे, थेरेपी कैसे दी जाती है, इन्हांसिंग, या फिर आपकी जो थेरेपी है मतलब टाइमलाइन थेरेपी, माइंड डिलीटिंग थेरेपी, इस तरह की थेरेपीज़ देकर आप जो है उसको रिहैब कर सकती हैं या उसको आइडेंटिफाई करवा सकती हैं कि आप इसके लिए एग्री हो जाएं। अभी मेरे पास ऐसे क्लाइंट हैं, सीबीटी को मैं अप्लाई करती हूँ बहुत सारी, पूरी इसमें मैं सीबीटी ही ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, थेरेपीज़ के तो बहुत कम चांस आते हैं। थेरेपी में होता ये है कि पूरा ब्रेन पजल करके आपने सेटिंग करनी होती है, तो वो चांस ज़्यादा आते हैं। हमारे कोर्स कंटेंट के आखिरी मॉड्यूल्स में होंगे, लेकिन बहुत कोशिश ये करती हूँ कि सीबीटी के ज़रिए से, यानी कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निशन में जो बिहेवियर है उसके ज़रिए से हम, प्लीज़ आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिएगा।
तो पैनिक डिसऑर्डर, जैसे कि पैनिक अटैक आता है, पैनिक डिसऑर्डर आता है, इसमें हम लोग बहुत सारी कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो साथी हैं इनको जो यहाँ पर कोर्स सीखेंगे तो उनको हम सजेस्ट करें कि साइकोलॉजी में ये वाली चीज़ को आप किस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए से, किस चीज़ के ज़रिए से समझ सकते हैं, फिर हम उस पर खुलकर बात करें। ये वन वे ट्रैफिक जैसा लेक्चर नहीं होगा, बल्कि हमारा ये कोर्स होगा कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम वन टू वन बात करें, यानी कि वन टू वन बात करने से मुराद सिर्फ क्वेश्चन आंसर में नहीं बात करें, बल्कि एक क्वेश्चन दें और उसमें पोल करें कि इस तरह से आप इस केस को कैसे करेंगे। आपको कुछ केस स्टडीज़ दें और उस केस स्टडीज़ पर आप जो है होमवर्क करके आएँ, फिर डिस्कशन करें। इस तरह का अगर सीबीटी कोई सीखना चाहता है तो ये बहुत पावरफुल कोर्स इसलिए भी है कि आप अपने बिहेवियर को, दूसरों के बिहेवियर को भी समझ सकते हैं और ख़ुद के बिहेवियर को भी रीड कर सकते हैं कि हाँ मैं रॉन्ग हूँ। पैनिक डिसऑर्डर में भी काम आएगा। सोशल एंजाइटी भी अगर हो रही है किसी को, सोशल एंजाइटी में स्टेज पर चढ़ के कुछ नहीं बोल पाता हूँ, बच्चा सामने मेहमान आते ही बिल्कुल चुप साध लेता है, हकलाने लगता है, बोल नहीं पाता है, ये सारी चीज़ों में आप इंसोम्निया, आप सो नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट इसमें। अब ये जो इनकी हिस्ट्री है, इन्होंने क्या किया, पहले ये इनकी एक्चुअल तस्वीर है एरोन बैग की। इन्होंने क्या किया, एरोन बैग ने एरोन टी बैग ने, ये एक साइकाट्रिस्ट हैं और प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने क्या किया कि इस पर रिसर्च किया और कॉग्निटिव थेरेपी जैसे कि गार्डनर की थ्योरी पे सबसे पहले कॉग्निशन पे काम किया गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड का एक स्ट्रक्चर था कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, और बहुत बड़ा सवाल पूरी दुनिया के नज़दीक तज़किये के तौर पर भी रहा कि दिल और दिमाग ये दोनों वर्क कैसे करते हैं, दिल आखिर क्या है, दिमाग क्या है। तो कुरान मजीद जो है दिमाग को ये कहता है कि ये इसमें थॉट्स जो आते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आते हैं। इसके अंदर जो भी थॉट्स आते हैं मज़ामीन ख़याल, नए नए मज़ामीन ख़याल में, यानी कि कहाँ से आता है। लेकिन जो सिग्नल मिलता है दिल को, इस पर पूरी दुनिया मुत्तफ़िक़ है, ये साइकाट्रिस्ट भी, कि दिल को मिलने वाला सिग्नल ब्रेन से मिलता है, और ब्रेन में आने वाला सिग्नल बहुत सारा मैकेनिज़्म जो आपके सामने होता है वो काम कर रहा होता है। कैसे मैकेनिज़्म होता है, मतलब आपकी लर्निंग कैपेसिटी, किसी की विजुअल स्पेशल है, कोई कान से सुनता है और कोई देखकर महसूस कर कोई किसी के चेहरे को देखकर आधे से ज़्यादा रीड कर लेता है। हर एक इंसान का नेचर बिल्कुल अलग है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो पूरा पर्सनालिटी है बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप एक ही बात मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर सुनने वाले, एब्जॉर्ब करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी के जो दिमाग है उसमें ये वाली चीज़ मुश्किल तरीन होगी, किसी में बिल्कुल सही होगी, किसी को करना चाहिए। तो हर एक का डिपेंड होता है। जैसे मिट्टी का घड़ा, पीतल का घड़ा, या फिर आप समझ लीजिए कि जो है कांच का की सुराही, इस तरह के 3 रखे हैं। हर एक में पानी का जो कंटेंट है, एब्जॉर्प्शन, उसके के टेम्परेचर, हर एक के नेचर की वजह से डिपेंड करेगा। ऐसे ही इन्होंने ये सर्च किया कि जो भी हमारे सामने आती है, एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम सीटी यानी कॉग्निटिव थेरेपी के ज़रिए सही करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कॉग्निटिव थेरेपी के लिए क्या हम ब्रेन खोलेंगे, क्या हम उसके मैकेनिज़्म को कैसे समझेंगे। तो इन्होंने उसमें कहा कि कॉग्निशन को हमेशा बिहेवियर से सर्च किया जाता है। तो 1950 में इन्होंने इसको मतलब इस थेरी को जब दिया, तो आज जो है इसकी पूरी टाइम लाइन है। ये 50s में इन्होंने बिहेवियरल थेरेपी को डिफ़ाइन किया कि असल में थॉट्स जब बनते हैं, वो थॉट्स का असर इंसान के दिल पर होता है, और दिल के बाद सिग्नल मिलते हैं हमारी पूरी बॉडी को, और फिर जज्बात, दिल मतलब जज्बात, इमोशंस बनते हैं, इमोशन से बिहेवियर ज़ाहिर होता है, और हम बिहेवियर को देखकर ही थेरेपी देते हैं। चेहरे के एक्सप्रेशन है, गुफ्तगू है, लहजा है, पिच है, टोन है, उसके अलावा साथ ही आपकी बहुत सारी चीज़ों को देखकर ही हम, यानी कि बॉडी, ओवरऑल बॉडी, उसका औरा, या फिर उसकी पर्सनालिटी, कितना वो छुपाने में सक्सेस है, कितना बता देता है, कितना उसका चेहरा बोल रहा है, कितनी आंखें बोल रही है, कितने उसके एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आती हैं। फिर उसका बैकग्राउंड जो आप उसका जानते हैं, माजी में वो कैसे एटमॉस्फेयर को बिलोंग करता है, तो ये सारी चीज़ें एक लम्हे के लिए आपको उसकी पर्सनालिटी बना देती है, और आप उसकी जगह पर ख़ुद को रख कर देखते हैं। और याद रखिए, जितना आप इसमें मंझेंगे उतना परफेक्शन आता जाएगा कि आप इंसानों को समझकर उनकी थेरेपी कर पाएंगे। ये जो बिहेवियरल थेरेपी होती है, इन्होंने कहा नहीं, इसको बिहेवियर को देखकर हम थेरेपी को नहीं करेंगे, बल्कि ये कॉग्निटिव थेरेपी नहीं होगी, बल्कि बिहेवियरल कॉग्निटिव थेरेपी होगी, CBT। और फिर उसके बाद आज पूरी दुनिया जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड लेवल पर सिर्फ CBT को ही सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड थेरेपी माना जाता है।
ये कोर प्रिंसिपल्स इसके क्या है? यही कोर प्रिंसिपल्स है, जैसा कि मैंने इसको उर्दू में भी लिखा। पहले ख़यालात और जज्बात को मुतासर करते हैं थॉट्स। सबसे पहले हमारे जहन में थॉट्स बनता है, कोई भी वाक़या रूनुमा होता है। वाक़या रूनुमा हुआ, बच्चा रोया, चीखा चिल्लाया, छोटा बच्चा एड़ियाँ रगड़ रहा है, तो माँ को कैसे पता हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को कि इसको प्यास लगी है? वो अपने होठों पर ज़बान फेर रहा है, तो वो बिहेवियर से जब वो एड़ियाँ रगड़ रहा है, ये बिहेवियर है। उस बिहेवियर को देखकर वो पानी लाने के लिए दौड़ी, इन्हें चाहिए। वो तो दूध भी पिला सकती थी, लेकिन पिलाने से पानी ही के लिए क्यों भागा? क्योंकि माँ के दिमाग में अल्लाह ताला ने जो कॉग्निटिव बिहेवियर को पढ़ने वाला जो उसका वो दिया, तो बिहेवियर दरअसल मैनिफेस्टो होता है अंदर के थॉट प्रोसेस का, और उसके इन्फ्लुएंस इमोशन पे पड़ते हैं, और इमोशन बिहेवियर को सेट डाउन करता है। जैसे थॉट्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इमोशंस को, इमोशन इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है थॉट्स को, रीइंफोर्स करता है थॉट्स को। जैसे मिसाल के हम उसकी मिसाल से भी समझेंगे। और फिर चेंज होती है थिंकिंग, और चेंजेस होते हैं इमोशंस में, और ये प्रैक्टिस बार बार बनने के बाद लास्टली ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो पाथवे बना लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कर लीजिए। सपोज़ नेगेटिव थॉट था कि मेरे हस्बैंड ने टॉन्ट किया, मेरे बाप को बुरा कहा, या मेरे बच्चे को टीचर ने मारा होगा। ये आपके जज्बात को तेज़ी ले आएगा, झुंझलाहट ले आएगा। फिर वो इमोशंस से की वजह से आपका बिहेवियर आएगा, आप हाथ पटक के बोलेंगे ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों मुझे किया गया, आखिर ऐसा क्यों। फिर बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स करेगा थॉट को कि अच्छा अब इन्होंने किया, नेक्स्ट टाइम मैं इनको और ख़तरनाक जवाब देती हूँ। फिर आपका थिंकिंग पैटर्न्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो न्यूरॉन की लॉकिंग आपके मज़ीद न्यूरॉन को बढ़ाएगी। अच्छा इससे पहले भी ताना मारा था, मतलब वो शादी में जाकर दोस्त के साथ मेरा ही मजाक बना रहे थे, अच्छा इसका मतलब मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। अच्छा इससे समझ में आ रहा है कि इनके दिमाग में पहले से ही कुछ और चल रहा था, इनके वालिदैन ने फोर्स किया होगा, सास ने कुछ लगाया होगा। थिंक ये जो चेंजिंग होती है पूरी इमोशंस में चेंजिंग होने लगती है। थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा रीइंफोर्स होते हैं, ज़्यादा दबाव के साथ ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, तहरीक पाते हैं। फिर जब वो एहसासात बदलने लगते हैं तो इंसान मुसलसल नेगेटिविटी की मश करके पाथवे बना लेता है। दिमाग हर चीज़ नेगेटिव नज़र आती है, ऊपर का हो गया होगा, असरात हो गए होंगे, किसी ने कुछ कर दिया होगा, मेरे बच्चों पर नज़र लग गई होगी। इंसान इस तरह की चीज़ों में ऑब्सेस्ड हो जाता है, असल में वो एक्चुअल नहीं पाता। अब इसकी पॉजिटिव उस पर आ जाइए। जैसे कि एक काउंसलर उसको बताता है कि देखिए एंगल को चेंज करें, और हम उसको मॉड्यूल के साथ भी समझेंगे। एंगल को चेंज करके उसमें पॉजिटिव लॉक करता है, पॉजिटिव लॉकिंग इन्फ्लुएंस करती है, थोड़े दिन के लिए छोड़ देता है, फिर उसके इमोशंस को फिर रीफॉर्म करता है। फिर वो रीफॉर्म करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको कोपिंग सिखा देता है, और बिहेवियरल थेरेपी साइमल्टेनियसली उसके जज्बात को, ख़यालात को जो मुतासर करती है पॉजिटिविटी, फिर रवैया पॉजिटिव होने लगता है, फिर ख़यालात पॉजिटिव होते हैं, फिर सोच पॉजिटिव होने लगती है, और मुसलसल मश्क की वजह से इंसान के अंदर सुकून आता है कि कोई मेरा दुश्मन नहीं है, मैं अपनी दोस्त हूँ, तो फिर दुश्मन कहाँ से आएंगे। इसका परसेंटेज क्या है? ये स्टडी बताती है कि कोई भी पेशेंट को जब आप मतलब मेंटल पेशेंट्स जो होते हैं, या फिर कह लीजिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, पेशेंट भी हम उसको नहीं कहते जब तक पेशेंट ना हो, साइकोलॉजिकल जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सीबीटी के ज़रिए 70% आप उसको इस थेरेपी के ज़रिए से क्या कर सकते हैं, उस पर उसको पॉजिटिव बना सकते हैं 70%। और इसके बाद ये भी होता है कि बहुत सारी जगह पर 70% के बाद उसकी कोपिंग स्किल खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है, और वो खुद अपने आप को संभालने लगता है। यानी काउंसलर उसको हमेशा मोहताज नहीं रखता, उसको काउंसलर अपने से कनेक्ट रख के सेटिंग में 3 सेटिंग 4 सेटिंग 5 सेटिंग में, उसके बाद 7 सेटिंग्स, कभी कभी ओसीडी का बहुत क्रॉनिक मर्ज हो तो 10 सेटिंग में के बाद में वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर फिर वो आगे रेगुलेट हो जाता है। ये 60% यानी 60 और 70% आपके हाथ में है कि आप इस थेरेपी के ज़रिए से सामने वाले को, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं शोहर से, मतलब कुछ और मसाइल चल रहे हैं, जैसे ट्रीटमेंट एंजाइटी डिसऑर्डर में, मैनेजिंग डिप्रेशन में। डिप्रेशन के स्टूडेंट्स अभी बहुत सारे आ रहे हैं आपको, पढ़ने लिखने वाले 3-3 5-5 साल नीट कर के जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो समाज है, हर चीज़ है, उनको बहुत टॉर्चिंग वाला टॉक्सिक बिहेवियर लोगों का हो जाता है, और ख़ुद अपने आप के लिए अजाब बन जाते हैं। कल ही की बात है, हमारे शहर में ना एक बच्चे ने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया।
तो उसका जो कज़िन है वो मेरा स्टूडेंट था, वो मेरे पास आया, 2 दिन से वो आ रहा था और आके स्टाफ रूम में कलर के पास बैठकर कोई बात कर चला जा रहा था। उसने बताया नहीं कि रिश्तेदार है। फिर उसके बाद किसी ने मुझसे कहा कि ये इसी का रिश्तेदार है, कल जो केस हुआ उसका रिश्तेदार है। मैंने कहा अच्छा। वो जब आया तो मैंने उसको नज़दीक बुलाया, नज़दीक बुलाकर मैंने उससे कहा कि बेटा ये जो मसला हल हुआ तो आपको अब याद आ रही होगी। कि कहने लगा हाँ मैम, आपकी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। मैंने कहा याद है आपको, मैंने ये कहा था कि आपके अतराफ़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जिनका दर्द आपके पास आता है लेकिन कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर देते हैं, वो आंखों में आने वाली स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाते। तो कहने लगा मैम हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि मैं समझ गया था कि वो उसके जहन में वो उसको तकलीफ़ थी और वो मदद चाहता था, लेकिन हम लोगों में से किसी ने मदद नहीं किया और ख़ामोशी के साथ एक लम्हे के लिए उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। काश मैंने उसको समझाया होता, काश मैंने उससे बात की होती। मैंने कहा बेटा ये तो एक सुसाइड जो है ना, ये एक अचानक ख़त्म हो जाने वाली मौत है और तुम उसको बचा लेते जहन्नम की आग से। यही बात मैंने आपको अपने स्टूडेंट्स के दरमियान कही है कि आप लोग एक दूसरे को क्यों नहीं सपोर्ट करते। अगर कोई एटीकेटी निकल जाए या किसी का कुछ बैक आ जाए पेपर्स, तो उसके साथ खड़े क्यों नहीं होते, उससे कहते कि कोई मसला नहीं है और एडमिशन हो सकता है, अपने राइट्स पहचानो, एटीकेटी के बावजूद भी एडहॉक एडमिशन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे अतराफ़ में हमारे केस पड़े हुए हैं। मैंने कहा एक और बात है बेटा, अभी जिस बहन ने सबसे पहले दरवाज़ा खोलकर उसको हैंगिंग पोजीशन में देखा, वो बहन भी अभी तुम्हारी तुम्हारी कज़िन मोहताज है। क्यों मोहताज है? क्योंकि वो पीटीएसडी में चली जाएगी, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर में चली जाएगी और उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए कोलैप्स हो सकती है। उस माँ को भी ज़रूरत है जिसके बच्चे ने ये किया। वो रोज़ाना स्लो पॉइज़न ले रही है, रोज़ मर रही है अपने ख्यालात से। उसके पास बैठना, उसको समझाना, उसको निकालना कि ये सारे ख़यालात से और उस पर सीबीटी अप्लाई करना, अब ये तुम्हारा काम है। तो डिप्रेशन को मैनेज करना सिखाना पड़ता है। कितनी ज़िंदगियां आप बचा लेंगे, कितनी मासूम वो बच्चियां जो इंतहाई फ़्रेश और बहुत अच्छी होती हैं लेकिन क्वालिफाई ना होने की वजह से उनकी शख्सियत चिड़चिड़ी बन जाती हैं। ऐसे में शादी कर दें तो वो इंतहाई झुंझलाई हुई शख्सियत प्रूफ होती हैं और वो तन्हाई में सोचती हैं यार मैं ऐसे तो नहीं थी, मैं कैसे हो गई हूँ। उनको भी आप निकाल कर एक खुशगवार ज़िंदगी बता सकते हैं। इतना मतलब इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना किसी को और सीबीटी के ज़रिए से कोपिंग स्किल पैदा करना, ये ऐसा कांटा है जो कहानी सुनाते हैं ना कि शेर ने एक शेर है बहुत तकलीफ़ में है और एक किसान को एक वो है मतलब किसान है, उसको बादशाह सलामत ने सज़ा दे दी और उसको ख़तरनाक जंगल में छोड़ दिया। ख़तरनाक जंगल में छोड़ दिया तो वहाँ पर बड़े बड़े शेर हैं और वो खौफज़दा है कि मुझे मार डालेंगे और मुझे काट लेंगे। तो सभी लोग देखते हैं सिपाही उसके पास के वो जो मतलब वो जाएगा और मर जाएगा, लेकिन होता क्या है कि वो मरता नहीं है। वो जंगल में घूमता है और घूमने के बाद एक पेड़ के पास आराम कर रहा होता है, देखता है एक करहाने की आवाज़ आई है एक शेर के। वो उसके पास जाता है, वो डरता नहीं है, देखता है उसका पैर सूजा हुआ, ये उठ नहीं पाता है। वो डर जाता है, पहले डर जाता है लेकिन फिर वो नज़दीक जाता है, नज़दीक जाकर उसका पैर सहलाता है, उसके पैर से कांटा निकालता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। फिर उसके बाद शेर के साथ वो पूरे जंगल में घूमने लगता है और बच जाता है। अब वो उसको जंगल से मतलब उसके सिपाही दोबारा उसको पकड़ लेते हैं कि तुम्हें आखिर जंगल के शेर ने नहीं खाया। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि ठीक है, उसको जो है भूखे शेरों के सामने हम खुद डालेंगे, कैसे शेर नहीं खाता है हम देखेंगे। तो वो जंगल में उसको नहीं खाया तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसको दोबारा कई साल तक उसको जेल में रखते हैं। जेल में रखने के बाद, जेल में सालों साल रखने के बाद बादशाह कहता है कि ऐसा करते हैं उसको भूखे शेर के सामने डाल देते हैं पिंजरे में, और वो एक रोमन दौर का एक पूरा रेस्टोरेंट रहता है जहाँ सब लोग बैठकर देखते हैं कि उसको बहुत शदीद तकलीफ़ दी जाए और उसको नोच कर खाया जाए। इस तरह की हरकत बादशाह सलामत क्यों किया करते थे? क्योंकि उनको पैनिक अटैक देते थे वो उनकी जनरेशन को कि कोई ऐसी बगावत करने का दोबारा ना सोचे। तो वो शेर को चीथड़े बनाकर ख़ुद सबके पूरी अवाम के सामने खैर लोग क्लैपिंग करें, इस तरह वो सफ़ाक बनाते थे अवाम को और उनको बताते थे कि अगर तुमने इस हद फासिल को क्रॉस करने की कोशिश की तो यही अंजाम होगा। तो अब उसको डाला जाता है, वहाँ देखते हैं बाद वो आता है शेर, इसकी खुशबू सूंघता है और उसके पैर चाटने लगता है। उसको कहता है कि नहीं, मैं तो इसका मतलब उसका मुरीद हो जाता है, इसको नहीं खाता है। पता चलता है कि ये वो बंदा है जिसने किसी तकलीफ़ से उसको आज़ादी दी थी उस जंगल में, इसी का सिला उसको ये मिला है। तो अब सोचिए कि इसी तरह से कोई इंसान जिसको आप उस पेन से, उस दर्द से आज़ाद करवाते हैं, उसको जीने का तरीक़ा सिखाते हैं, तो वो बंदा आपके लिए कितनी दुआएं आपको देगा। और वो एक ऐसी दर्द होगा, यौमत तुबल सराइर, बाल से बारीक राज जब अल्लाह निकालेगा तो याद आएगा कि ऐसे बहुत छोटे छोटे सवाब थे जो आपने किए थे और उसका अजर अल्लाह के पास आपके पास रहेगा। क्लाइंट के लिए एक क्या ज़रूरी होता है
मतलब आपका बच्चा हो, क्लाइंट हो, शोहर हो, घर के लोग हो, कोई भी हो, उसके लिए होता है हाई एम्पैथी लेवल। सीबीटी वही बंदा कर सकता है जिसका एम्पैथी लेवल बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पुट योर सेल्फ इन अनदर शूज़, आपको दूसरे के शूज़ में रखना होता है कुछ देर के लिए। कल मेरे क्लाइंट ने कहा बहुत टाइम बाद मैं थेरेपी ले रहा हूँ। मैंने कहा देखो, आपके केस में हमें पहले उतरना होता है मेंटली। आपके केस पर उतरकर हमें वहाँ जाकर आपकी पोजीशन पे खड़े रहकर मुझे ये सवाल करना पड़ता है कि उस जगह पर मैं हूँ तो मैं कैसे रिप्लाई कर सकती हूँ। फिर वहाँ पर सोचना होता है कि ये जुमले ने कितना पेन आपको दिया होगा, उस दर्द के सेंसेशन को ले आना पड़ता है। उसके बाद फिर हमारी जो सीबीटी है वो अंदर से निकल कर आती है, हमारे वाइब्स आपको निकल कर ले आते हैं। इस पर इंसान मॉडिफाई हो सकता है तो ख़ुद की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकता है। मैनेजिंग स्ट्रेस और एंगर, एंगर को मैनेज करना, आपके बच्चों को भी मैनेज एंगर करना, रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आप सीबीटी के ज़रिए सिखा सकते हैं। सबसे ज़्यादा सीबीटी अप्लाई किस पे होती है पता है? टीनेजर्स पर होती है। और सबसे खुशाइन बात इसकी है कि टीन एजर इसके ज़रिए से कॉग्निटिव थेरेपी को एक्सेप्ट करते हैं। कल की बात है, पूरी क्लास एक गेम खेल रही थी, पूरी क्लास गेम खेल रही थी। मतलब एक भी बच्चा ऐसा था कि जो गेम नहीं खेल रहा। और मैंने पूछा कौन से गेम खेल रहे हैं, तो बोला फ्री फायर और वो जो है पबजी। मैंने कहा क्या होता है उसमें? कहने लगे शूट 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 शूट। मैंने उनको समझाया थेरेपी से, मैंने कहा देखो, और पूरी थेरेपी लिया उसकी, बहुत सारी चीज़ों में पूरी थेरेपी लिया। और थेरेपी लेने के बाद आज मैंने जाके पूछा कि मैम से कितने बच्चे गेम खेल रहे थे आपके पीरियड में और कितने बजे? मैम बिल्कुल भी, उन्होंने गेम तो डिलीट कर दिया, नहीं खेल रहे थे, लेकिन बहुत एनजाइटी थी। मैंने कहा हाँ हाँ एनजाइटी तो होगी, अब सेकंड थेरेपी उसको एक अटेस्टेड थेरेपी देनी होगी, फॉलो अप थेरेपी। तो इस तरह से सीबीटी कोर्स में आप ये सब कंटेंट सीखेंगे। उसके बाद ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को, इसको थोड़ा सा ये मैंने इसीलिए दिया कि इसको पूरी आपको टाइमलाइन पर जाना होता है और टाइमलाइन निकाल कर रिहैब करना होता है। बड़ी फ्रूटफुल है। मैंने 2-3 ख़वातीन को ये करवाया था टाइमलाइन थेरेपी। तो ये आपको, मतलब मैं आपको बताऊं कि टाइमलाइन बहुत कम चांसेस हम खुद ही ले आते हैं कि टाइमलाइन थेरेपी की जाए, क्योंकि उनका पूरा ब्रेन ले आना पड़ता है। लेकिन इतना रिहैब करता है कि वो दोबारा उस पैनिक वाले इवेंट से हमेशा के लिए मूव ऑन हो जाता है, मूव आउट हो जाता है। हमारे ब्रेन में पैटर्न्स कैसे बनते हैं, ये देखिए इस तरह से पैटर्न्स बनते हैं। ब्रेन में जो ख़यालात आते हैं, थॉट्स इस तरह से आ रहे होते हैं, ये थॉट्स हैं। एक ख़याल आया, दूसरा ख़याल आया, तीसरा ख़याल आया, फिर ये कनेक्ट कैसे होते हैं ख़यालात आपस में। ये यहाँ हम देखेंगे पाथवे कैसे बनता है, यहाँ हम देखेंगे कि ख़यालात, देखिए ये। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक ख़याल काउंसलर ने आपको दिया कि अच्छा ताना मारा था, हाँ ताना मारा था, हमेशा मारते हैं मैम, हमेशा, हर बार जब भी मैके से आ जाऊँ तो ताना सुनने मिलता है, मैं कुछ पकाऊँ तो फिर ताना सुनने मिलता है, नंद आ जाए तो साथ में फिर ताने सुनने मिलते हैं। अब वो जितने किस्से उन्होंने सुनाया, उन किस्सों को सुनना होता है। सुनने के बाद आपने अप्लाई करना होता है कि ये सारे किस्सों में कौन सी चीज़ मतलब सिमिलर है, सिमिलरिटीज़ को एक जगह करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको पहले स्टार्टिंग में ऐसे होगा कि जब हम आपको केस देंगे तो उस केस में हर एक मॉड्यूल के बाद आपको 2 मरतबा केस मिलेगा, फिर एक मॉड्यूल के बाद 2 टाइम केस मिलेगा, फिर एक मॉड्यूल के बाद केस मिलेगा। आप उस पर डिस्कशन करेंगे, आप इसमें ऑड वन आउट्स निकालेंगे, सिमिलरिटीज़ निकालेंगे, फिर उसके बाद उसके पैटर्न्स पे काम करेंगे, उसकी पर्सनालिटी को चेक करेंगे। उसके बाद उस क्लाइंट्स के, उस केस के, जो केस हम आपको दे रहे हैं उसमें आप सवाल पूछेंगे कि एक काउंसलर क्या सवाल पूछता है। फिर आपको सवाल के जवाब आएंगे तो तब आप उसके पैटर्न्स को सोचेंगे। ये हम आपको तरीक़ा समझाएंगे थेरेपी में कि इस पर कैसे पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है। अभी तो आप देख लीजिए पूरा वीडियो, तो आपको लगेगा कि बस क्या हो रहा है, थॉट्स प्रोसेस हो रहा है। अब ये थॉट प्रोसेस में ब्रेन के कौन से पार्ट के ये न्यूरॉन्स कितने अटैच करते हैं और किस ख्याल को, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। हमको थियोरेटिकल पार्ट से ज़्यादा इसमें एग्जांपल्स और मतलब केस, उस पर काम करना होगा। उसके बाद अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये है पाथवेज़। ये देखिए यहाँ पर जाने वाला ख्याल है, ख्याल कैसे टूटा टूटा है, और ये टूटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल एक सिग्नल में जा रहा है, एक सिग्नल्स के साथ पाथवे बना रहा है। ये रनिंग पाथवेज़ हैं और ये पाथवेज़ भी आगे जाके कनेक्ट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई केस स्टडी को आप ले लीजिए, जैसे मिसाल पे आपने फ़ोबिया ट्रीटमेंट का केस ले लिया। कोई बच्चे को फ़ोबिया है, वो कान पे हाथ रख लेता है चीखते हुए या किसी को देखते हुए, या वो टीचर के डांटने पर, आपको पता होगा जयपुर की एक जो बच्ची अमायरा, उसके टीचर को उसने बताया कि मुझे ये लोग बच्चे जो हैं क्लास में, बताया कि सारे बच्चे मुझे चिढ़ा रहे हैं, बुली कर रहे हैं। टीचर ने उस पर तवज्जो नहीं दी, बच्ची गई और जाके 5 मंजिल से नीचे गिर गई, 9 साल की बच्ची।
मतलब बच्चों के अंदर जिस तरह का फोबिया ट्रीटमेंट, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता तो आसान हल ये है, ऐसे थॉट्स कहाँ से आते हैं आखिर? कोई वेब सीरीज़ से भी नहीं आ रहे, ये थॉट्स बनते हैं, मैकेनिज़्म में आते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान आजिज़ हो जाता है, वो सोचता है कि मेरे लिए अब कोई राह नहीं है, क्योंकि सारा ट्रस्ट होता है दोस्तों पर, और दोस्त स्किप आउट कर दे, दोस्त बुली कर ले, तो उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। तो आपको बच्चों पर भी इसको अप्लाई, और सीबीटी याद रहे कि जेंजी के अलावा बचपन के छोटे छोटे बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके अगर माएँ उनकी वहीं पर थेरेपी कर लें या करवा लें, वाया वाया मतलब मदर के ज़रिए से, काउंसलर से मशवरा लेके मदर के ज़रिए से करवा लें, या अगर वो थेरेपी के लिए लेकर आएँ और करवाएं। थेरेपी के लिए किसी के पास सेटअप होता है, जैसे कुछ लोग डॉक्टर्स भी हैं, इसमें सेटअप है आपके पास में, तो आपको थोड़ा सा अपना जो सीबीटी रूम है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब आपको वो उसका हम आखिरी मॉड्यूल में आपको पूरा एटमॉस्फेयर बता देंगे कि आपके पास कौन कौन से ऐसे मतलब वो होना चाहिए जो ब्रेन पर अटैकिंग किस्म के पिक्चर्स हैं, कुछ वॉलपेपर्स हैं, कुछ खिलौने हैं, कुछ टॉयज़ हैं जिसमें बच्चा मगन हो जाए। फिर वो टॉयज़ भी सजेस्ट करेंगे कि वो टॉयज़ कौन से हों। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास में कोई बच्चा आ रहा है, अपने टेम्परमेंट के लिहाज से बहुत एक्टिव टेम्परमेंट वाला बच्चा आ रहा है, तो एक्टिव टेम्परमेंट वाले बच्चे को कौन सा टॉय अट्रैक्ट करेगा, तो उस बच्चे को देखकर थेरेपी के लिए आपने वो टॉय रखना है, उसको हैंडल करवाना है और उसकी नोटिस करना है, उसके पैटर्न्स को कितना मगन होकर वो करता है, और जितना वो फोकस बनाएगा, कि जिस टॉय पर वो फोकस बनाएगा, वही रीडिंग आपको बहुत सारी चीज़ें बता देगी कि बच्चे को कैसे सीबीटी से सॉल्व करना है इसकी प्रॉब्लम को। इसी तरह से बहुत सारे चिल्ड्रन के बिहेवियर इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस रिलीफ है। मैं तो यही चाहूँगी जो डॉक्टर्स हैं वो अपने कैबिन को सीबीटी थेरेपी के ज़रिए से बहुत सारे कैबिन को मॉडिफाई करके बच्चों के केसेस को भी सॉल्व करें, टीन जेंजी को भी करें, कपल थेरेपी में भी इसको इस्तेमाल करें। ये आपको हर थेरेपी के साथ साथ एक मज़े की बात, आपको उस जगह भी इस्तेमाल करते हुए एमबीए के एक चैप्टर में मिलेगी जहाँ पर एक ग्राहक के दिमाग को सीबीटी के ज़रिए से चीज़ लेने पर मजबूर करना होता है, वहाँ पर भी सीबीटी आपको मिलेगी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कि कस्टमर के निगाह को देखना कि वो किस कलर की तरफ देख रहा है और कौन से ड्रेस को वो कितनी देर तक स्टे करता है, वो देखकर फ़ौरन उस किस्म के आर्टिकल को निकालना और उस आर्टिकल को खड़े रहकर किस तरह से बताना, ये भी सीबीटी में आता है। इस तरह से ये पूरा कैप्चर करने के लिए पॉजिटिव सीबीटी में भी और लोग निगेटिव भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने बच्चों के ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया कि जब कोई बात उनके दिमाग में पाथवे बनाती है तो इस तरह से बनाती है, वो इस तरह से आते हैं। अब ये वाला जब हम ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे तो फिर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि ये कैसे रनवे कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। अब जो हेल्दी माइंड है ये होता है अनहेल्दी माइंड, मिसफिट माइंड। हेल्दी माइंड को ग्रेजुअली कैसे होना चाहिए, ऐसे ये बंदा पढ़ रहा है या ये इंजीनियर है अपना काम कर रहा है, ये अपने सब्जेक्ट पर फोकस है और ये इसको बाहर का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अपने इसको फोकस किया हुआ है। ये बंदी है, ये शतरंज की बिसात पर अपने दिमाग को लगा रही है कि मैं कौन सी चाल चलूँ, जिस चाल की, अब इसने इस निगाह उठाया सामने वाले के निगाह को पढ़ने के लिए और उसकी चाल को समझने के लिए कि वो कौन सी चलेगा। तो ये है फोकस। आपके बच्चों का ग्रेजुअली फोकस कितने लेवल पे बढ़ना चाहिए, ये आप रफ्ता रफ्ता सीबीटी से सीखेंगे कि बढ़ाने का तरीका क्या है। अब मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देकर समझाऊंगी। वाक़या, यानी दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है, दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया तो यार वो नाराज़ है, सीन करके भी जवाब नहीं दिया, ब्लू टिक आ गया फिर भी जवाब नहीं आया। तो दूसरा वाला थॉट काउंसलर बनाता है, मैं जब भी मेरे शोहर को मैसेज करती हूँ तो वो सीन करके छोड़ देते हैं, मैके में मुझे ला के छोड़ दिया और सीन करके छोड़ देते हैं और मुझे टॉन्ट मारने वाले स्टेटस लगाते हैं। तो आपने उनसे ये कहना, आपने मतलब उसको थेरेपी किस तरह से करेंगी वो मैं आपको बताकर बाद में आपको का एग्ज़ाम उसमें लूँगी, लेकिन ये इस तरह सिखाया जाएगा और एग्ज़ाम्पल्स ऐसी आपके सामने आएगी, बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि आपको 2 थॉट्स देने होता है किसी काउंसलर को। एक थॉट वो नाराज़ है, दूसरा थॉट शदीद मसरूफ़। एक थॉट इमोशन क्या आएगा, नाराज़ है का इम्पैक्ट होगा गम, और शदीद मसरूफ़ का होगा सुकून, यानी हो सकता है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, इसलिए ऐसा ही है। आपने देखा होगा मैं अक्सर स्टेटस लगाती हूँ, वो स्टेटस नहीं होता है, प्रोग्राम का की तशहीर नहीं होती है कि मैं तशहीर प्रोग्राम की लगाऊँ या किसी को बताऊँ मैं प्रोग्राम कर रही हूँ या मैं जा रही हूँ या अभी इस तरह मसरूफ़ हूँ। वो मेरे क्लाइंट के लिए एक सेटिस्फाइड सिग्नल होता है कि मैं जवाब नहीं दे रही हूँ तो नाराज़ मत होइए, मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ मसरूफ़ हूँ और मैं एक प्रोग्राम में हूँ, ऑनलाइन प्रोग्राम में, ये इतने बज के इतने मिनट पे वो होगा। अगर आप क्यों
ये एम्पैथी है उनके लिए कि अगर वो शदीद एंजाइटी में मुझसे कॉल करना चाह रहा हो तो वो सोचे कि नहीं राब्ता मैं करूँगा, तो मैं कहती हूँ जवाब मैं दूंगी, परेशान नहीं हुई आप, कभी ना कभी जवाब आएगा, आप परेशान नहीं होना। तो ये एक थॉट है कि मेरे बारे में वे समझ लें कि मैं तुम्हें कभी रद्द ही नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे इग्नोर कर ही नहीं सकती हूँ। ये मैंने फीडअप करवाया हुआ है, इसीलिए उसको बुरा नहीं लगेगा, मैम आपने जवाब नहीं दिया, हाँ बेटा मैं अभी बहुत मसरूफ़ हूँ, देती हूँ। इस तरह से आप अगर बोलेंगे तो एक बंदा शदीद डिप्रेशन में भी ये सोचेगा कि नहीं मुझे ये इग्नोर नहीं करता। वरना अगर इन्होंने मुझसे दूरी बना ली, अब ये मुझसे नाराज़ हैं, अच्छा कोई ऐसी बात मैंने कह दी या चुपता हुआ काम मैंने, इतना इतना गम इंसान संभालेगा, सोचता रहेगा, इमोशंस को जज्बात भड़केंगे। कभी इतनी सारी ख़वातीन रोटी पकाते पकाते पूरा माली खोलिया की तरह अपने ससुरालियों से खामोशी की जंग लड़ रही होती हैं। अब मैं ये कहेंगे तो अब मैं ये कहूँगी, अगर वो अब ये बोलेंगे तो इस तरह का तेज़ जवाब दूंगी, अब की बार देखना मैं उनको जलाने के लिए करूँगी। ये जंग करती है इमोशंस है। फिर इमोशंस में क्या होता है, आपके ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं और गलत फहमियाँ जगह पकड़ लेती हैं। किसका ब्रेन पाथवे बनाता है, उनका नहीं हमारा। किसका ब्रेन नेगेटिव पाथवे बनाकर हर बात को नेगेटिव सेंस में ले जाता है, हमारा। अब अपोजिट में देखिए, थॉट प्रोसेस को शदीद मसरूफ़ होगा। कोई भी तोजी कर लीजिए, मैंने क्या कहा था कि तोजी कर लीजिए, आपको क्या करना है, आपके ब्रेन को पाथवे बनाने से रोकना है, सुकून आ जाएगा। बाद में दोबारा कॉल कर लेंगे, नहीं किया होगा, मसरूफ़ होंगे, अरे भूल गए होंगे यार, इंसान है भूल जाते हैं, ताल्लुक़ बरकरार रहेगा। तो ये तो एक सिंपल, आपको मैंने एक सिंपल मतलब एग्ज़ाम्पल दिया है, इस पर पूरी थेरेपी नहीं होगी, ये एक मॉड्यूल का एक पार्ट है, जुज़ है। तो पहले वाक़या, फिर आता है ख़याल, ख़याल के बाद जज्बात भड़कते हैं, फिर बिहेवियर सेट होता है, फिर नतीजतन नेगेटिव बनता है, फिर वो रीइंफोर्स होता है, रीइंफोर्स थॉट बनते हैं, रीइंफोर्स उल्टे उल्टे जा रहे हैं एरो, फिर इधर से इधर वाले इसमें उल्टे एरो जाएंगे। रीइंफोर्स होता है थॉट्स, रीइंफोर्स थॉट्स नए इमोशंस को, जज्बात को जलाते हैं, फिर नए इमोशंस बिहेवियर बदलता है, बिहेवियर का नतीजा ये आता है। अगर ये थेरेपी आपने उन लड़कियों को समझा दी, मुझे एक साहब ने कहा कि मेरे हस्बैंड से कहा कि हैरान थे हम लोग कि क्या आखिर आपकी अहलिया ने उस लड़की से कहा जो 2 महीने एक गैर मुस्लिम लड़के के पास गुजार कर आई थी, और फिर आने के बाद वो कह रही थी कि नहीं उसको पोस्को हो गया वो लड़के को, लेकिन लड़की ज़िद्दी थी कि मैं तो कोर्ट में बयान दूंगी और उसी लड़के के साथ जाऊंगी। आखिर एक दिन में ये चमत्कार कैसे किया? मैंने सीबीटी अप्लाई किया था। सीबीटी अप्लाई करने के बाद मैंने उसको सीबीटी अप्लाई किया, और करने के बाद वो बच्ची कोर्ट में जाकर बयान देकर कहती है कि मेरे साथ ये और ये किया गया और ये गलत था और मुझे इमोशनली हाईजैक किया गया था, अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ। असल सीबीटी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, जैसे कि आपको मैंने इसमें बता दिया ये। हाँ, अब इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए कि एंड ऑफ द कोर्स पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कंप्लीट सीबीटी मॉडल को, फिर उसको पर्सनल अपनी लाइफ एग्जांपल्स पर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद अपने जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो मतलब काउंसलर को लिख कर भेजेंगे, जो भी आपका कोर्स कंटेंट हो रहा है। इसमें मास्टर क्लास है तो इसमें बहुत सारे लोग रजिस्टर करेंगे, कुछ मेरे पास आएंगे, कुछ दूसरे लोगों के पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे, क्योंकि और भी लोग रिसोर्स पर्सन हैं इस कोर्स में, तो अलग अलग लोगों के पास जाएंगे। तो उनसे आप अकेले में अपने पर्सनल लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस पर काम करेंगे, और काम करने के बाद शेयर करेंगे। हर मॉड्यूल के बाद आप अपनी पर्सनालिटी में से काउंसलर ढूंढ कर बताएगा कि ये इवेंट आपकी पर्सनालिटी में इसको रिलाई कर रहा है, यहाँ पर आप ये अप्लाई करके देखिए। आप अप्लाई करेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये वाला मसला है, मैं इसको अप्लाई करूँ। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली आप क्या करेंगे, उसको रियल लाइफ सिचुएशन में, सिनेरियो में अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद आपको केस स्टडीज़ दी जाएंगी। आप उस केस को रिहैब करने के लिए काउंसलर से बताएंगे कि सीबीटी का कौन सा कानून यहाँ अप्लाई होगा और इस बंदे का क्या केस है, केस क्या है। आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे क्लाइंट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कोई भी केस एक से के साथ दूसरा नहीं मिलेगा, हर केस डिफ़र होगा। केस के कहीं पर जम्बू कम्बो होते हैं, कॉम्बोज हो जाते हैं, जैसे इसके साथ पीटीएसडी भी है, इसमें पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं पीटीएसडी की, और इसको ओसीडी भी है, इसको शिज़ोफ्रेनिया भी है प्लस ओसीडी भी है। और फिर इन्वायरमेंट में एक बंदा उसकी सोबत में ऐसे रहता था जो पीटीएसडी का है, पीटीएसडी की उसके पीटीएसडी था, उसको ओसीडी का है, तो ओसीडी भी उसमें कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन में आ रहा है सोबत की वजह से। तो इस तरह से कॉम्बोज हो जाते हैं, तो हर एक का अलग वो होगा। और सीबीटी ज़बानी थॉट प्रोसेस को कीवर्ड्स आपको बताया जाएगा। इसमें मेन होता है कीवर्ड्स, कौन से, बहुत कम बात करनी पड़ती है सीबीटी में, आपको सिर्फ उसको समझना होता है फुल्ली अटेंशन के साथ, और गौर से देखना होता है, समझना होता है। और समझने के बाद, एक मेरे पास फ्रांस का केस था, मैंने उस लेडी से कहा
काफ़ी डिप्रेसिव केस था। मैंने कहा आप एक काम ये करें कि मुझे वीडियो कॉल पर आ जाएं। तो उसने कहा मैं वीडियो कॉल पे क्यों आऊँ? और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा उनसे कि भाई आप जो है फ़ोटो भेज दें। तो कहा ये मैं क्यों करूँ? मैंने कहा भैया आप बंदा काउंसलिंग कैसे करे? तो आपसे पहले ही मैं बता रही हूँ कि इसमें क्लाइंट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। केस स्टडी में हम आपको केस स्टडी देते वक्त उसके फेशियल एक्सप्रेशन दे देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये केस कैसे डील करना है। इस तरह से आप वो करेंगे। फिर डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, पीसी और इसके बहुत सारे अलग अलग सबके थेरेपीज़ होंगे। कौन सी थेरेपी किसके साथ कॉम्बो होगी ये भी उसके साथ डिफ़ाइन करके आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप जो है डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, उसके अलावा पीटीएसडी, स्ट्रेस, इंसोमेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर और उसके साथ साथ कॉमन क्लिनिकल कंडीशन के जितने भी आपके जो केसेस हैं उस केसेस पर काम कर सके। देखिए इसमें शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर पर्सनालिटी या कुछ इस तरह के ऑटिस्टिक चाइल्ड ये नहीं लिखा हुआ है। ऑटिस्टिक चाइल्ड पर को मदर के ज़रिए से थेरेपी करवाई जाती है, लेकिन ऑटिस्टिक पेरेंट्स की आप सीबीटी कर सकते हैं। ये है अगर कोई बंदा आपका क्लाइंट डिप्रेशन के कुछ टैबलेट्स ले रहा है तो भी उनकी काउंसलिंग आप कर सकते हैं ताकि उसको ओवरकम कर सकें और उसके ब्रेन को पाथवेज से जोड़ सकें। तो यहाँ पर हमारा जो कोर्स कंटेंट होता है यहाँ होता है एंड अप। और इसके बाद आप लोग जो सवाल पूछना चाहें सवाल पूछ